पहले आप लोग 9th या 8th क्लास से पढ़ते आए हैं ये सब। रेस्ट का डेफिनेशन लिखेंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट if it is not changing its position, if it is not changing its position with respect to time। एग्जाम्पल मतलब definition of motion। A body is said to be in a state of motion if it is changing its position। A body is said to be in a state of motion if it is changing its position with respect to time। जब टाइम बढ़ने के साथ किसी का पोजीशन चेंज होता हुआ दिखेगा मुझे, तो मैं बोलूँगा कि वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। और ये कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है, ये भी डिपेंड करेगा कि कौन ऑब्जर्वर है। किसी एक ऑब्जर्वर को कोई ऑब्जेक्ट मूविंग दिख रहा है तो दूसरे ऑब्जर्वर को वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी दिख सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। लिखिए नोट लिखकर, नोट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। रेस्ट एंड मोशन, दिस टू टर्म आर रिलेटिव टर्म, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट किसी को रेस्ट में दिखता है और दूसरे को मूविंग। जैसे कि ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में अभी हम लोग हैं, ये रोड पे से कोई देखेगा तो उसको रेस्ट में दिखेगा, लेकिन स्पेस में से कोई देखेगा तो ये पूरा अर्थ ही रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो ये बिल्डिंग भी रिवॉल्विंग दिखेगा सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ में। तो ये बिल्डिंग किसी के लिए रेस्ट में है और किसी दूसरे के लिए मूविंग है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके। फिर बुक में लिखा हुआ है व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड में लिखा है। जहाँ पे लिखा है ना कैन यू रिकॉल, वहाँ पे सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखा है व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। तो लिखिए मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज डिफाइंड एज रेक्टिलिनियर मोशन। और इसके बाद एक कर्वी लीनियर भी होता है। तो मोशन अलोंग अ कर्व पाथ, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ इज डिफाइंड एज कर्वी लीनियर मोशन। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है इसमें देखिए, व्हाट इज़ डिफरेंस। थर्ड नंबर पॉइंट में ये बोल रहा है रिकॉल करने के लिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो आप दो कॉलम बना देंगे, एक साइड में लिख दीजिए डिस्टेंस और दूसरे साइड में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और दूसरे साइड में लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट। और फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखेंगे डेफिनेशन। डिस्टेंस में लिखिए एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट is defined as distance, and shortest path from initial point to final point is defined as displacement। distance में लिखेंगे स्केलर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड डिफरेंस है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का वैल्यू या तो ज़्यादा होता है या कभी कभी इक्वल भी हो जाता है। किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर है। और दूसरे साइड में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के साइड में कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट कम होता है ये तो जान रहे हैं, लेकिन इक्वल कब हो सकता है? जब बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, मतलब सीधा लाइन में चलेगा और रिटर्न नहीं आएगा। एक ही डायरेक्शन में जब बॉडी चल रहा है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। नेक्स्ट लिखिए
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, 4th नंबर में लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, मतलब पॉजिटिव ही होता है लेकिन ज़ीरो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है, ज़ीरो को बोला जाता है। तो या तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा, राइट। नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो लिखिए इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर, डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर, नेवर नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। बिटवीन 2 पॉइंट्स देयर कैन बी मैनी डिस्टेंस, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच बहुत सारा अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसे जा रहा है कोई। बट डिस्प्लेसमेंट वाले में लिखिए बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स्ड, 2 पॉइंट के बीच एक से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा। किधर से भी चाहे आप उसके अलोंग जाइए या दूसरे पाथ में जाइए, आपका डिस्टेंस अलग हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वो शॉर्टेस्ट वाले को ही लेंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू आएगा, यूनिक वैल्यू आएगा, और डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच बहुत सारा हो सकता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, कैन यू रिकॉल का पॉइंट नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर से बना लीजिए 2 कॉलम अलग अलग, एक साइड में लिखना है यूनिफॉर्म मोशन लिखना है एक साइड में, और दूसरे साइड में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पूरे फिजिक्स में जहाँ भी यूनिफॉर्म वर्ड रहेगा उसको कांस्टेंट वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसको कांस्टेंट मोशन बोल सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल या चेंजिंग। तो यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, तो लिखिए मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म में लिखेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल। स्पीड कांस्टेंट रहने से मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। जैसे अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। अब इसको बुक में डेफिनेशन में ऐसा लिखा रहता है कि इफ़ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। यूनिफॉर्म जिधर है उधर लिखिए यूनिफॉर्म के साइड में एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। जिधर यूनिफॉर्म है उधर एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना ही नहीं है। और नॉन यूनिफॉर्म में लिखिए एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो, सो ए वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म में और क्या पहचान है कि बॉडी ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। लिखिए इन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन में भी जाकर और वापस नहीं आना है, जाकर और रिटर्न यू टर्न मारा तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और नॉन यूनिफॉर्म में लिखिए इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ।
स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है और स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं। और कर्व पे तो कर रहा है तो यूनिफॉर्म होने का बात ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो बदलना पड़ेगा उसको। कर्व पाथ हो गया तब तो नॉन यूनिफॉर्म ऐसे ही है। 100 बात की एक बात क्या याद रखना है आपको कि यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में, और नॉन यूनिफॉर्म में दोनों में से कोई भी बदला, डायरेक्शन भी बदल गया या मैग्नीट्यूड भी, तो माना जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वो। एग्जाम्पल 3.1 में है, अ पर्सन वॉक फ्रॉम अ पॉइंट P टू Q अलोंग अ स्ट्रेट रोड इन 10 मिनट। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट में वो ट्रेवल कर रहा है कुछ डिस्टेंस। देन टर्न बैक एंड रिटर्न टू पॉइंट R। P से Q गया और फिर वापस R तक आया, ठीक है, R विच इज मिडवे बिटवीन P एंड Q। तो ठीक है, P से स्टार्ट किया, मान लेते हैं यहाँ पे P है, ठीक है, पर्सन ऐसे P है, P से चल रहा है, P से कहाँ जाना है उसको, Q। कितना किलोमीटर है वो दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला वो, एक डायरेक्शन में, और रिटर्न आधा मिडिल पॉइंट पे आया है R पॉइंट पे, तो रिटर्न आधा किलोमीटर आया होगा, यानी 0.5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 1.5, क्योंकि डिस्टेंस तो खाली ऐड करते हैं ना, वापस आने को भी ऐड करते हैं। तो डिस्टेंस 1.5 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। तो इनिशियल से देखें तो वो 0.5 ही पे दिखेगा मुझे, तो डिस्टेंस तो 1.5 हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.5। तो पूछ रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस बाई टाइम, और एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो किलोमीटर में दिया है, या सबको मीटर पर सेकेंड में कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं किस में दिया हुआ है, आंसर दिया है किलोमीटर पर मिनट में ही दिया है। तो बस 1.5 को 14 मिनट क्यों लिखा है, 14 मिनट, क्योंकि रिटर्न आने में कितना टाइम, रिटर्न आने का टाइम दिया है क्या, 10 मिनट में तो गया है। देन टर्न बैक एंड रिटर्न टू पॉइंट R विच इज मिड वे बिटवीन P एंड Q आफ्टर फर्दर 4 मिनट। तो टोटल टाइम 10 + 4 14 लगा। तो टाइम दोनों में सेम लिखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, लेकिन टाइम क्या होगा दोनों में सेम। तो एक बार लिखेंगे एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में 1.5/14 और एवरेज वेलोसिटी में 0.5/14। तो आंसर किलोमीटर पर मिनट में आएगा, और किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए उस मिनट को 60 से डिवाइड किया हुआ है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट बन जाएगा आर, यानी जो 0.107 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन अब देखिए नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन है उसका, उसमें 1.5 डिवाइड बाई 14 करने पे क्या आया है 0.107, और वो किलोमीटर पर मिनट में है, तो वो मिनट को क्या लिखा होगा 1/60 लिखा होगा, तो आर में कन्वर्ट हो गया होगा। 1 मिनट में कितना आर 1/60, तो 1/60 करेंगे तो 60 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 0.107 इंटू 60 करने पे क्या आएगा 6.42 आ रहा है क्या, देखिए 0.107 में 60 मल्टीप्लाई कीजिए, आ रहा है 6.42। ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, पेज नंबर 32। इसमें फर्स्ट ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, फिगर 3.1a। उसमें ग्राफ कैसा बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे एक्स फिक्स है कि नहीं, वाई एक्सिस फिक्स है उसका, और वाई एक्सिस की जगह पर इन्होंने एक्स लिया है, तो एक्स उसका फिक्स है और टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन एक्स नहीं चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा रेस्ट में। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, अगर पूछेगा इस ग्राफ का स्लोप कितना है तो क्या लिखेंगे 0 के इनफाइनाइट 0। इसका हॉरिजॉन्टल जो रहेगा उसका स्लोप 0, और वर्टिकल रहेगा ऐसे वर्टिकल टाइप का रहेगा तो इनफाइनाइट स्लोप।
फिर पॉजिटिव स्लोप कब बोलेंगे, जब 90 डिग्री से एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा तो पॉजिटिव स्लोप, और एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, एक्स डैश से नहीं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अगर एक्यूट एंगल बनाया है 90 से कम तो स्लोप पॉजिटिव बोलते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा तो स्लोप निगेटिव हो रहा है। फिगर 2 में टाइम बढ़ रहा है तो एक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज। राइट साइड में जाने पे टाइम बढ़ रहा है और ऊपर जाने पे एक्स बढ़ रहा है, तो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। एक्स यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता है, एक्स क्या होता है, पोजीशन। जो वर्टिकल एक्सिस बनाता है ये, उसको पोजीशन लिख दीजिए उसके ऊपर, आप बुक में ही लिख दीजिए पोजीशन। वो ना तो डिस्टेंस होता है ना डिस्प्लेसमेंट होता है, वो पोजीशन होता है उसका, कि ओरिजिन से कितने पोजीशन पे है। अब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो पोजीशन और ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो पोजीशन ही डिस्टेंस हो जाता है। अदरवाइज ये पोजीशन समझना है, ये क्या है, पोजीशन। डिस्टेंस हर केस में नहीं होगा ये, तो इसके ऊपर लिख देना है पोजीशन। तो पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी ओरिजिन से दूर आ जा रहा है ऑब्जेक्ट, के ओरिजिन के पास आ रहा है। इस फिगर में ओरिजिन से अवे जा रहा है कि टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, अवे ओरिजिन से जा रहा है। इसका स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट स्लोप है। स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट। क्यों स्लोप वेरिएबल कब होगा, जब ऐसे कर्व होने लगेगा, ऐसे कर्व। स्लोप मतलब फिसलने का चांस। इसके ऊपर आप बैठ जाइए तो इसका फिसलने का चांस हर जगह इक्वल ही है, एक जैसा है फिसलने का चांस, ठीक है। तो लिखिए इसके ऊपर स्लोप कांस्टेंट। स्लोप ज़ीरो भी नहीं है, स्लोप इनफाइनाइट भी नहीं है, उसका स्लोप एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये 45 डिग्री एंगल बनाता तो स्लोप 1 इसका हो जाता, tan 45 क्या होता, 1। तो फिक्स है ना, स्लोप चेंज थोड़े हो रहा है पूरे जर्नी के ड्यूरेशन में, स्लोप कांस्टेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, तो इससे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है इसलिए और क्या हम लिख सकते हैं इसमें, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी लिख दीजिए ग्राफ के ऊपर। इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप मतलब वेलोसिटी होता है, पोजीशन टाइम का स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को भी लिखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये। और क्या लिखेंगे कि पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। इस ग्राफ को देख के और क्या मुझे दिख रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि उसका एक्स बढ़ता ही जा रहा है। एक्स पहले 0 था, बाद में एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, +1 +2 +5 ऐसे होते जा रहा है। तो पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। फिगर 3.1c अब देख रहे हैं, 3.1c। इस फिगर को देखने से क्या क्या आप लिख सकते हैं इसको देख के, तो एट t = 0 पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन। पार्टिकल पहले से ही कहीं पे जाके दूर बैठा हुआ है, वो घर पे अपने नहीं है। ओरिजिन मतलब घर है आपका, समझिए। तो टाइम जब 0 है, जिस समय से आपको कोई ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा है, आपको देखना कोई स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए आपके घर वाले बोले कि इस पर नज़र रखना है, आपके लिए एक मतलब हायर किए कोई बॉडीगार्ड, इस पर नज़र रखना है, तो जब से नज़र रखना स्टार्ट किया तो t = 0 पे आप कहाँ दिखे, उसको घर में नहीं दिखे, वो पहले से ही उसको कुछ मीटर ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 10 मीटर वो है, जहाँ भी वो ग्राफ स्टार्ट हुआ है उसको मैं क्या लिख दिया, 10 मीटर। तो वो पहले से ही 10 मीटर दूर था। फिर जैसे समय आगे बढ़ रहा है, समय तो आगे ही बढ़ता है, पीछे वापस कभी समय नहीं जाता है, समय आगे ही बढ़ता है। तो टाइम आगे बढ़ रहा है तो उसका पोजीशन तो चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज होते समय वो ओरिजिन के पास आता जा रहा है कि ओरिजिन से दूर होता जा रहा है, पास आता जा रहा है। पहले 10 मीटर पे था, बाद में उसका x कम हो गया, मतलब 8 हो गया, बाद में और कम हो गया, मतलब उसका x कम होता जा रहा है ग्राफ का। तो लिखिए कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन की तरफ आ रहा है, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि इसको एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस पे मिलाइए लाकर, तो एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से
राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, उससे 90 से बड़ा एंगल बना रहा है ना, तो 90 से ज़्यादा एंगल निगेटिव स्लोप होता है, 90 से कम एंगल बनाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसके ऊपर लिख दीजिए निगेटिव स्लोप, इसका स्लोप है निगेटिव। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, तो यानी इसकी वेलोसिटी निगेटिव है, लिखिए वेलोसिटी निगेटिव, वेलोसिटी इक्वल टू निगेटिव। निगेटिव वेलोसिटी मतलब कम वेलोसिटी ऐसा नहीं है, अगर ओरिजिन से आप दूर जा रहे हैं तो उस वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया जाता है, तो कोई ओरिजिन के पास आ रहा है तो उसके डायरेक्शन के कारण उसके वेलोसिटी को निगेटिव लिया जाता है। तो निगेटिव वेलोसिटी भी इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल ओरिजिन के पास आ रहा है, राइट। तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया। इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। वेरिएबल कर्व होता है तब बोलते हैं स्लोप को, है ना। स्ट्रेट लाइन सीधा लाइन रहेगा, चाहे पैरेलल रहे टाइम एक्सिस के या टेढ़ा लाइन हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हमेशा क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो इसका स्लोप निगेटिव है और कांस्टेंट है। स्लोप तो निगेटिव था, सही है, लेकिन निगेटिव में भी क्या है, कांस्टेंट। पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है, और जो कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी निगेटिव है लेकिन कैसा है, कांस्टेंट। और जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो ग्राफ के ऊपर लिख दीजिए a इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। इतना ग्राफ से पता चला बात। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग, डी ग्राफ, फिगर 3.1 डी। ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेशन जैसे स्विंग होता है पार्क में, वो ओसिलेट करता है। एक मेन पोजीशन होता है, उसके राइट साइड में जाता है, फिर लेफ्ट साइड में आता है, तो इसको ओसिलेशन बोलते हैं। तो इसमें t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किसी पोजीशन पे है, वो ओरिजिन पे नहीं है, वो ऑलरेडी किसी पोजीशन पे है। उस पोजीशन को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, 5 मीटर लिख दीजिए आप, उसमें नंबर लीजिएगा तो समझ में आएगा। t इक्वल टू 0 पे जहाँ भी है वहाँ पे 5 लिख दीजिए, 5। तो टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। टाइम आगे बढ़ने से वो जिस पोजीशन पे भी है उस पोजीशन से ओरिजिन से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, दूर जा रहा है, उसका पोजीशन बढ़ता जा रहा है, 5 से 6 7 8 ऐसे 8 तक मान लीजिए चला गया। तो पहले 5 पे था, x इक्वल टू कहाँ पे था, 5, मतलब घर से 5 मीटर दूर था पहले। फिर टाइम बढ़ता गया, तो टाइम बढ़ने के बाद कुछ टाइम पे वो 8 मीटर पे चला गया घर से दूर। पहले ओरिजिन मतलब घर, तो वो ओरिजिन से कितने मीटर दूर था स्टार्टिंग में, 5 मीटर। फिर कुछ टाइम के बाद कितने मीटर दूर चला गया, 8 मीटर, यानी 3 मीटर ट्रेवल किया वो। फिर इसमें क्या दिख रहा है कि फिर वो वापस आ रहा है घर की तरफ, है ना, और फिर से 5 पे ही आ गया, पूरा घर तक ओरिजिन तक नहीं आया, फिर से वो 5 पे आके रुक गया। घर आने से डर रहा होगा कि घर में पिटाई होगा, घर से बाहर 5 मीटर दूर गया होगा। फिर घर से भागने के लिए सोचा 8 मीटर दूर, तो उधर जाने के बाद सोचा कि पैसा तो लिमिटेड है मेरे पास, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर लौट के आने लगा। लौट के आने समय फिर से 5 पे रुक गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, सोचने लगते हैं रुक के रास्ते में। तो फिर से 5 मीटर पे आने के बाद वापस फिर से वो 8 की तरफ जाने लगा। किधर जाने लगा, 8। फिर 8 पे पहुंच के फिर क्या किया, वापस फिर 5 पे आ गया। वो 5 और 8 के बीच ओसिलेट कर रहा था, 5 8। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन। तो ये तो बात मुझे पता चल गया कि वो 5 मीटर से 8 मीटर तक ओसिलेट कर रहा है, 5 से 8 के बीच। 5 से जब 8 जा रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था कि स्पीडिंग अप होते हुए। 5 मीटर से 8 मीटर तक जब गया वो, तो स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन जब तक है तब तक क्या है, कांस्टेंट। सिर्फ 5 से 8 तक हम पूछ रहे हैं, तो 5 से 8 तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया। कैसे वेलोसिटी से गया, कांस्टेंट। फिर 8 से और 5 की तरफ आया ना, तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से आया, लेकिन उसका स्लोप निगेटिव है, तो यानी वो रिटर्न आ रहा है ना, तो डायरेक्शन इधर है। तो आप
दूसरे में लिख दीजिए निगेटिव वेलोसिटी, और शुरू के 5 से 8 जब जा रहा था तो लिखिए पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर निगेटिव वेलोसिटी, फिर से पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर से निगेटिव वेलोसिटी। मतलब जब स्लोप पॉजिटिव है उस समय पॉजिटिव वेलोसिटी है, और जब स्लोप निगेटिव है उस समय निगेटिव वेलोसिटी है। निगेटिव वेलोसिटी मतलब वापस आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी सडनली चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव बन जा रहा है, पॉजिटिव से क्या बन रहा है, निगेटिव। तो वेलोसिटी में चेंज जब भी आता है तो एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो उस इंस्टेंट पे बहुत ही कम टाइम इंटरवल में उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो लिख दीजिए कॉर्नर पे सर्कल करके लिख दीजिए कि हियर वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, हियर वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। जब 8 मीटर जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे टाइम नीचे क्या होता, 2 सेकेंड। फिर जब वापस 5 मीटर पे आता तो फिर से उसको 4 सेकेंड लिखा रहता। तो अगर इसमें लिखा रहेगा कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म, 2 से 4 समझ रहे हैं किसको हम बोल रहे हैं, शुरू में 0 पे था, जहाँ भी समय था वो क्या था, 0। फिर 8 मीटर जब मैंने बताया कि 8 मीटर गया तो उसको मैं 2 सेकेंड टाइम दिया, 2 सेकेंड पे 5 से 8 गया, और फिर 2 सेकेंड और लगा उसको 8 से वापस 5 पे आने पे। तो 0 से 2 सेकेंड यूनिफॉर्म मोशन था कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म था क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। फिर 2 से 4 भी क्या था, यूनिफॉर्म था। लेकिन 1 से और 3 पूछता ना, 1 से 3 तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि 1 से 2 तो अलग जा रहा था वो, और 2 से 3 वापस आ रहा था, तो डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं। तो 1 से और 3 सेकेंड बोलता तो क्या हम बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है उसका। ओनली फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखिए, ए इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी। टाइम तो स्केलर होता है इसलिए उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। इक्वेशन 3.4 जो बुक है उसका इक्वेशन 3.4 लिखा हुआ है, वो इक्वेशन खाली लिखना है आपको। एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और t2 माइनस t1 इज टाइम इंटरवल। इक्वेशन 3.4 है ना, इक्वेशन 3.4। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1 और एक t और नीचे आ गया तो lt माइनस 2। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पे होता है, और एवरेज मतलब टाइम इंटरवल में होता है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 लिखा हुआ रहता है ये, लेकिन ये आप लिमिट डेल्टा टी या लिमिट t टेंड्स टू 0 का मतलब है कि टाइम इंटरवल नहीं देना है, एक ही इंस्टेंट की बात करना है। तो ये बुक में t टेंड्स टू 0 लिखा है, उसको आप डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर लीजिए। जहाँ पे बुक में फॉर्मूला में लिखा है ना t टेंड्स टू 0, वो टाइम 0 नहीं टेंड करता है, टाइम इंटरवल 0 रहता है। तो डेल्टा वहाँ लगा दीजिए, ट्रायंगल जैसा बना दीजिए, डेल्टा t टेंड्स टू 0। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे d बाई डी टी वी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और एवरेज का लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। 3.2a ग्राफ में ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सही लिखा है क्या, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर है, v नॉट। कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर है, v नॉट। इसका स्लोप क्या है जल्दी बताइए, इस ग्राफ का स्लोप 0 है, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, 0, क्योंकि वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना। स्लोप 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। तो ग्राफ के ऊपर लिख दीजिए स्लोप 0, और दूसरी बात लिखिए a इक्वल टू 0।
इसका स्लोप ज़ीरो है इस ग्राफ का, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और लिख सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है इसमें। 3.2 बी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म जहाँ भी देखेंगे क्या मान लेंगे उसको हम, कांस्टेंट, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ग्राफ को देखते हैं, t इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो, t बराबर ज़ीरो पे पार्टिकल का नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही है, तो वहाँ u आप लिख सकते हैं, u जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे, u, कुछ पहले से ही उसमें वेलोसिटी है, फिर टाइम बढ़ता जा रहा है और उसका वेलोसिटी बढ़ता ही जा रहा है, उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव, वेलोसिटी खाली पॉजिटिव है, क्योंकि वाई डैश एक्सिस बनाया ही नहीं है इसने, खाली वाई एक्सिस जैसा बनाया है इसने, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका स्लोप ज़ीरो है कि इनफाइनाइट है कि कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट है, ज़ीरो भी नहीं है और इनफाइनाइट भी नहीं है, इसका स्लोप एक कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, लिख दीजिए ग्राफ पे। इसमें ग्राफ सिर्फ ये लाइन है, जो टेढ़ा लाइन ऐसे बनाया है ना, वो ग्राफ है, बाकी तो इंडिकेट किया है कि इतना टाइम पे इतना उसका वेलोसिटी है। इसका स्लोप कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है 3.2 सी, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v विथ निगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसने निगेटिव एक्सेलरेशन क्यों बोल दिया, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है, ये 90 से ज़्यादा एंगल फॉर्म कर रहा है। आप इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो एक्स एक्सिस से 90 से ज़्यादा एंगल बनाया कि कम, ज़्यादा बनाया, उस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर दीजिए, टाइम तक नीचे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दीजिए उसको। तो जिधर एक्स एक्सिस लिखते हैं हम लोग, उससे ये कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म कर रहा है ना, 90 से ग्रेटर एंगल। तो 90 से ग्रेटर एंगल अगर बनाएगा तो स्लोप निगेटिव आएगा, क्योंकि tan का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो लिख दीजिए स्लोप निगेटिव। स्लोप निगेटिव, तो इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, तो इसमें लिखेंगे a इक्वल टू निगेटिव, a इक्वल टू निगेटिव आएगा। a कांस्टेंट आएगा कि वेरिएबल, कांस्टेंट, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो ये भी लिख सकते हैं कि a एक कांस्टेंट आएगा, निगेटिव कांस्टेंट आएगा। इसकी वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है कि निगेटिव भी हो रही है जब तक ग्राफ बनाया है, नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी निगेटिव कब होगा, जब ग्राफ वाई डैश की तरफ आएगा। स्लोप से वेलोसिटी थोड़े देखते हैं, वेलोसिटी तो डायरेक्ट गिवन है ना इसमें, इसका स्लोप तो एक्सेलरेशन बता रहा है। स्लोप क्या बता रहा है, तो निगेटिव स्लोप है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है। इसकी वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ही कम हो रहा है। t इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी कितना है, तो उस वेलोसिटी का कुछ नंबर ले देते हैं हम, t इक्वल टू ज़ीरो पे मान लेते हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ 10 लिखिए। t इक्वल टू ज़ीरो पे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी माइनस थोड़े हो रहा है, 10 से 8 हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, वो ग्राफ कभी नीचे नहीं आ रहा है, वो वहीं तक का ग्राफ है, उसके नीचे ग्राफ बनाया हुआ नहीं है। तो जब तक सिचुएशन यहाँ दिया हुआ है उस समय तक इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव। अभी इसे और क्या पता चल रहा है, देखिए t इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल का वेलोसिटी 10 था, प्लस 10 था कि माइनस 10, प्लस 10 था, ऊपर ग्राफ था ना, तो प्लस 10 मतलब पार्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, पार्टिकल किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब ब्रेक लगाया हुआ है, उसमें किसी ने क्या लगाया हुआ है, ब्रेक। ओरिजिन से दूर ही जा रहे थे लेकिन ब्रेक अप्लाई कर दिया गया है, तो 10 से स्पीड 8 हो गया, 7 6 ऐसे स्पीड हो रहा है, 5 2, यानी ब्रेक अप्लाई किया हुआ है, लेकिन पार्टिकल ओरिजिन की तरफ नहीं आ रहा है, पार्टिकल का पोजीशन अवे फ्रॉम ओरिजिन ही है। ओरिजिन की तरफ आएगा तो वेलोसिटी निगेटिव होने लगेगा, वेलोसिटी क्या होने लगेगा,
तो लिखिए पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन विथ रिटार्डेड मोशन. इट इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेड मोशन या रिटार्डिंग मोशन. लिखिए इसमें हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है. और लिखिए वी ऑलवेज पॉजिटिव. ये भी नोट कीजिए यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव. जब तक ग्राफ दिया है तब तक उसका वेलोसिटी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है वी. वैसे भी जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन का होता है तभी रिटार्डेशन पॉसिबल है. तो अगर इसका एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेट करना चालू कर देगा वो. वेलोसिटी इसका पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तब उसमें रिटार्डेशन. ये तो पता चल रहा है ना कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा है और बाद में धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ये तो पता चल रहा है मुझे. यानी कि ब्रेक लगाया हुआ है कि एक्सेलरेटर लिया हुआ है, ब्रेक लगाया हुआ है. तो ब्रेक लगाने में रिटार्डेशन होता है, और जब रिटार्डेशन होता है तो वेलोसिटी, आप चल रहे हैं राइट में तो कोई फोर्स लेफ्ट में लगाएगा तब रिटार्डेशन होगा ना. तो यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होना चाहिए. तो नोट करके लिखिए एक पॉइंट. इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, if sign of velocity and acceleration are same, that means either both are positive or both are negative, then object will accelerate. अगर किसी सिचुएशन में किसी का वेलोसिटी भी प्लस है और एक्सेलरेशन भी प्लस है तब ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज होगा, यानी एक्सेलरेट करेगा वो. वेलोसिटी भी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है तो रिटार्डेशन नहीं होगा, तो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन. लिखिए दोनों में निगेटिव भी लिख दीजिए. इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, दैट मीन्स आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव, देन ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट. तो अब से ये नहीं सोचना है कि निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है. समझ गया, निगेटिव एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी भी निगेटिव है तो वो भी एक्सेलरेशन ही हो जाएगा. नेक्स्ट लिखिए इफ वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी नहीं लिखना है. इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑफ अपोजिट साइन, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑफ अपोजिट साइन मतलब दोनों में से कोई भी एक प्लस और कोई दूसरा माइनस हुआ. इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑफ अपोजिट साइन देन ऑब्जेक्ट विल रिटार्ड. रिटार्ड मतलब वो स्लो डाउन होगा. ब्रैकेट में लिख दीजिए स्लो डाउन. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है उसके नीचे का एरिया, पेज फिगर 3.2 कर रहे हैं हम लोग, 3.2D. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट. एरिया निकालने के लिए मैथ में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं और एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट. तो अगर कभी ग्राफ नहीं देकर इक्वेशन दे दिया है कि वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन दे दिया है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका इंटीग्रेट करेंगे. उसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट, क्योंकि एरिया निकालना मतलब इंटीग्रेट. तो ये भी फॉर्मूला लिख दीजिए. VDT, इंटीग्रेशन VDT फ्रॉम T1 से T2 इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट. इक्वेशन ऑफ मोशन, टोटल 4 इक्वेशन होता है. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको हाईलाइट करना है. ये जो चारों इक्वेशन अभी लिखेंगे हम लोग वो खाली कांस्टेंट एक्सेलरेशन में काम करेगा. अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा तो ये चारों इक्वेशन यूजफुल नहीं है उसमें.
तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ये जो 4 इक्वेशन याद किए हैं आप लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें ऑलवेज वैलिड नहीं है। ये कब तक वैलिड है? जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन समय के साथ चेंज हुआ तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन कब तक यूज करेंगे? जब तक ए कांस्टेंट है। इसमें v स्पीड नहीं है, v क्या है? वेलोसिटी। u भी इनिशियल स्पीड नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप इस इक्वेशन में लिख दीजिए कि u इज़ नॉट इनिशियल स्पीड, इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको। हम लोग याद कर लिए हैं ऐसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसमें v खाली v स्पीड नहीं है, v क्या है? वेलोसिटी है फाइनल। मतलब उसमें आई कैप जे कैप के साथ लिखना है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से s डिस्टेंस देगा कि डिस्प्लेसमेंट देता है? राइट। तो s में लिख दीजिए कि डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, या उससे भी परफेक्ट इसके लिए है वर्ड पोजीशन देता है। ये क्या देता है? पोजीशन। कि ओरिजिन से कितने दूर ऑब्जेक्ट है। अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे है, अभी इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं किया, पहले से ही ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे था, x0 डिस्टेंस पे था, तब उसके लिए s इक्वल टू क्या लिखेंगे? s इक्वल टू लिखेंगे x0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे ये इक्वेशन किसके लिए है? जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में पार्टिकल ऑलरेडी 5 मीटर दूर है ओरिजिन से t इक्वल टू 0 पे, और उसके लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी चाहिए, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से पहले उसका इनिशियल पोजीशन ऐड करके रखेंगे उसमें। तो लिखिए इफ पार्टिकल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इट इज ऑलरेडी एट पोजीशन x0 एट t इक्वल टू 0। इफ पार्टिकल इज not starting from origin, it is already at a distance, or it is already at a position x0 from origin, then we write this equation as s equal to x0 plus ut plus half a t square। इक्वेशन 2 इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन लिखे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सबके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं आप। a के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, s के ऊपर भी वेक्टर, और वी स्क्वायर मतलब वो भी स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, v डॉट v है। v डॉट v सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जो ये v स्क्वायर लिखा है ना, आप इसको लिख सकते हैं v वेक्टर डॉट v वेक्टर, और u स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? u वेक्टर डॉट u वेक्टर, और 2as को लिखना है 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर।